अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा। उसमें आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट इज़ यूजुअली ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू योर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसमें हमने देखा हमने डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ में यहाँ पे दिखाया। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी पावर रेडिएशन की होती है, और जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ टू 3 × 10⁸। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, डिपेंडिंग 10⁶ हर्ट्स हो गया, मेगा हर्ट्स 10⁹ हो गया, गीगा हर्ट्स, उस हिसाब से इसको यहाँ पे सिर्फ हर्ट्स में दिखाया गया है। बाद में हमने इनकी कुछ ये यूजेस पढ़े थे, जिनमें सबसे हमने इम्पोर्टेंट यूजेस ही पढ़े थे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्लासेस है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। जिसमें पहले रेडियो, तो रेडियो में मैंने आपको दिखाया कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो ऑलमोस्ट वो होती है 10⁹ हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। 10⁻³ गीगाहर्ट्ज यानी 1000 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रहती है, जो ऑसिलेटिंग सर्किट्स प्रोड्यूस करते हैं, आमतौर पर एलसी सर्किट जिसमें ऑसिलेट होते हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इनकी वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अप टू 1000 मेगाहर्ट्ज की। तो इन्हीं को एक्चुअली इन रेडियो वेव्स को जब मुख्तलिफ बैंड्स में है जब हम देखते हैं, तो देयरफॉर वो फॉर एग्जांपल पहला बैंड हमने देखा था फ्रीक्वेंसी बैंड वाला 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तक मीडियम वेव बनाता है, फिर 54 मेगाहर्ट्ज तक शॉर्ट वेव बैंड बन जाता है। ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने ये वाला बैंड देखा था 7 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज, ये टीवी वाला बैंड, ये टीवी से सिग्नल्स कैरियर करता है। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी मॉडरेट बैंड है, और ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है। इसको कंफ्यूज नहीं होना। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो मैंने पहले पढ़ाया था, ये रेडियो वेव्स इसमें साथ लिखा गया है। सेल्यूलर फोन्स एक्चुअली ये वाला पोर्शन यूज़ करता है, और यही माइक्रोवेव्स का भी आधा पोर्शन यूज़ करता है। उसके बाद माइक्रोवेव्स हमने पढ़े, इंफ्रारेड रेडिएशंस पढ़े, उनके यूजेस मैंने आपको कल उस वीडियो में बताए। नाउ टुडे विल डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द विजिबल लाइट। ठीक है ना। अब विजिबल लाइट आपको पता है एक्चुअली वो वाला पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक्चुअली हमारा रेटिना कैप्चर कर पाता है, जो हम देख पाते हैं। बाकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बाकी पार्ट हम नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ विजिबल पार्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। एक नैरो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमारी आई डिटेक्ट करती है। अब बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी पहले हम वेव लेंथ तक हम देखेंगे। इसकी वेव लेंथ जो है ना, वो मैंने आपको कल भी बोला, वो 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। नैनोमीटर्स में 10⁻⁹ की बात हो रही है। तो वेवलेंथ इनकी जो होती है वेवलेंथ वो 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक इसकी होती है। 400 नैनोमीटर वॉयलेट की होगी और 780 नैनोमीटर रेड की दिस वेवलेंथ है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है ना। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी आई देख सकती है, ये वाला वेवलेंथ हमारी आई देख सकती है। तो विजिबल लाइट कब इमिट होती है? यूजुअली जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है या जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में एक एटम की, तो उस वक्त वो एक्चुअली जो लाइट इमिट करता है वो विजिबल लाइट होती है। तो जो विजिबल पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है वो मैंने आपको कल भी बोला, वो वेवगाइड से हम जानते हैं। वेवगाइड से हमने उसको याद रखना है। इसमें फॉर एग्जाम्पल पहले हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। ठीक है ना। चलो मैं दिस डिक्रीजिंग दिस फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे। तो पहले फॉर एग्जांपल ये वेवलेंथ हम देखेंगे, पहले वायलेट आएगा, उसके बाद ब्लू आएगा, उसके बाद ग्रीन आएगा, येलो, उसके बाद ऑरेंज। अच्छा इंडिगो में मैं बीच में भूल गया, चलो वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना। ये वेवगाइड हो गया, VIBGYOR हो गया ना वेवगाइड। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैंने आपको बोला 400 नैनोमीटर तक होती है, और रेड की होती है 780 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर तक हम ले सकते हैं। बाकी इन बिटवीन फॉर एग्जांपल वायलेट, इंडिगो ऑलमोस्ट 400 से लेके 450, जो मैंने कल आपको दिखाया अभी कहीं पे मैंने भी आपको दिखाया भी था वो कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने दिखाया आपको।
अब नैनोमीटर्स में 10⁻⁻⁹ देखो, वैलेट इंडिगो 400 से 450 नैनोमीटर, ब्लू 450 से 500 नैनोमीटर, ग्रीन 500 से 570 नैनोमीटर, येलो 570 से 590 नैनोमीटर, ऑरेंज 590 से 620 और ये 620 से 780 नैनोमीटर तक जाती है। ठीक है ना, ये हमारा एक्चुअली ये होता है, ये हमारा इसको कहते हैं हम विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी वो स्पेक्ट्रम, वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स जो हम देख पाते हैं। अब जो सेंसिटिविटी, जो कि हमारी आई सेंसिटिव टू ओनली टू दीज कलर्स, यही हम देख पाते हैं। जब ये जब ये एक साथ आते हैं तो फिर वाइट कलर बन जाता है, वो ऑप्टिक्स में हम अच्छी तरह देख लेंगे। अब जो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे, जो सेंसिटिविटी ह्यूमन आई की होती है वो डिफरेंट होती है मुख्तलिफ कलर्स के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेव लेंथ्स दिस विजिबल प्रोडक्शन के लिए। सेंसिटिविटी क्या होती है ह्यूमन आई की, इसको हम डिफाइन करते हैं वो सेंसेशन ऑफ साइट विच इज प्रोड्यूसड फॉर ए गिवन पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द लाइट ऑफ ए गिवन वेव लेंथ फॉलिंग ऑन द आई। जो सेंसेशन होती है बेटा, सेंसिटिविटी होती है ह्यूमन आई की, इसको हम डिफाइन करें, ये सेंसेशन ऑफ साइट होता है, इस हिसाब से हम देख पाते हैं। मगर हमारी किस हिसाब से हमारी एक्चुअली हम देख पाते हैं, हमारी आंख देख पाती है जब उस पर कोई वेव लेंथ, कोई या कोई लाइट उस पर पड़ती है आप सम पर्टिकुलर वेव लेंथ। ठीक है ना, आमतौर पर जो हमारी सेंसिटिविटी ह्यूमन आई की वो मैक्सिमम है एट अबाउट 550 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर में सेंसिटिविटी, यानी वो हम इजीली देख पाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो अगर हम देखेंगे 555 या 550 वाली नैनोमीटर वाली लाइट यहाँ तो येलो हो गई, या ऑलमोस्ट हम कहेंगे वो एक्चुअली येलो या ग्रीन कलर की है, तो दैट्स वाई ग्रीन कलर और येलो कलर पे हमारी आई ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ना, अब ज़्यादा हम इसके बारे में, बहुत इजी है ये, हम आप खुद भी देख सकते हो। अगर हम यूजेस की बात करेंगे, यूजेस कहाँ पे विजिबल लाइट यूज़ होती है, तो विजिबल लाइट चूँकि स्टिमुलेट्स द सेंस ऑफ साइट इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इसी से हम देख पाते हैं, जो कुछ भी हम इसी से देख पाते हैं। सो जो दुनिया हम इर्द गिर्द, इतनी खूबसूरत दुनिया, सो द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस इज सीन इन प्रेजेंस ऑफ दिस विजिबल लाइट। एक्चुअली अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देख पाते हैं तो वो इसी विजिबल लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। तो ये इसका मेन यूज़ है कि हम वर्ल्ड को एक्सेस कर पाते हैं विजिबल लाइट की वजह से। अगर ये नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। तो फोटोग्राफी में इसी तरह यूज़, इन फोटोग्राफी में विजिबल लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, यानी ऑप्टिक्स, लाइट, माइक्रो, सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो इसी की वजह से पढ़ पाते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी में यूज़ की इसका है। इसी तरह एनर्जी, हम एनर्जी की बात करें, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना, तो विजिबल लाइट इज ये अनमोल चीज़ है हमारे लिए। तो चलिए, फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, दैट्स अल्ट्रा वायलेट। दिस इज अल्ट्रा वायलेट वेव्स। अब इनकी जो वेव लेंथ है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, वो रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर। ठीक है ना, 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर, बाकी 10 मीटर्स में मैंने आपको पीछे दिखाया। अब नैनोमीटर्स की बात होती है यहाँ पे। और फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी है विजिबल से 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट से लेके ऑलमोस्ट 5 इंटू 10⁻17 हर्ट्स हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है। ठीक है ना, चूंकि हमारे पास जो सन है बेटा, सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेडिएशन, स्पेशली अल्ट्रा वायलेट वेव्स। अल्ट्रा वायलेट वेव्स ज़्यादातर सन से हमारे पास आती है। ठीक है ना, तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स प्रोड्यूस होती है वेल्डिंग से भी। आपने देखा, जब वेल्ड किया जाता है तो वहाँ पे वो खतरनाक रेडिएशन, उनकी तरफ नहीं देखना पड़ता है, उस वक्त हमें गॉगल्स यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इमिट होती है, वो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है। ठीक है ना, एक्चुअली अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी तो ये हार्मफुल होती है लिविंग टिश्यूज़ के लिए। हमारे लिविंग टिश्यू जो है ये उनको क्या क्या करते हैं, अटैक करती है, ये डेंजरस है उनके लिए। देयरफॉर जो वेल्डर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं स्पेशियल गॉगल्स। ठीक है ना, या फेस मास्क यूज़ करते हैं, स्पेशल गॉगल्स यूज़ करते हैं। वो आपने देखो, वो ब्लैक की होती है, आंखें बंद होती है सारी। इसी तरह फेस मास्क, वो बड़ी ऊपर से एक प्लास्टिक की, सॉरी वो आयरन की वो एक मास्क होती है, बीच में उसमें एक ग्लास स्ट्रिप होती है, तो वो यूज़ करनी पड़ती है। वाई? बिकॉज दिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर रियली डेंजरस टू द लिविंग टिश्यूज़। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम कहते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, मैं एक्चुअली ये इनसे हमें प्रिवेंट अपने आप को करना पड़ता है। वाई? मैंने अभी भी कहा कि आमतौर पर ये तो प्रोड्यूस आमतौर पर मेनली सन से आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेल्डर्स से प्रोड्यूस, वेल्डिंग की वक्त प्रोड्यूस होती है। तो भी वो गॉगल्स एंड फेस मास्क, वो जो जिसके ऊपर एक ग्लास विंडो होती है प्रोटेक्शन, अपनी आई प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम दिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है ना, ये एक्चुअली स्किन को भी अटैक करते हैं, स्किन प्रॉब्लम, यानी आई कैन से दीज वेव्स कॉज वो टैनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू देयर प्रमोशन ऑफ मेलनिंग इन द दिस स्किन। ठीक है ना,
वो टेनिंग के हम उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ग्लास विंडोज़ हम अपने घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि उससे एक्चुअली अदरवाइज हमारी स्किन क्या होगी, बर्न आउट होगी, ठीक है ना। क्योंकि वो गिलास क्या करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करता है जो वहाँ सन से आती है, ठीक है ना। और एक और चीज़, अगर प्रोलॉन्गड दिस एक्सपोजर होगा टू दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कहीं पे हम बैठे हैं तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कंसिस्टेंटली आते हैं, तो अगर वो प्रोलॉन्गड एक्सपोजर हो गया, अगर बहुत सारे टाइम के लिए हमें कंसिस्टेंटली हम पे दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ी, तो अल्लाह बचाए उससे क्या होता है, कैंसर होता है उससे, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स में कैंसर होता है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया है, अलमाइटी ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रोटेक्शन जोन रखा है उसके लिए। आपने ओजोन लेयर सुना ही होगा, तो देयरफॉर ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में है विच इज़ ऑलमोस्ट एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर्स, वो प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम दिस डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है, ठीक है ना। अब आज आपको पता है वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बनस गैसेज, जैसे फ्यूरॉन जैसे हमारे फ्रिज में जो होता है वो होता है, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंडस्ट्री से निकलता है, तो उसकी वजह से वो डिप्लीट हो रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है, जो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस ओजोन को प्रोटेक्ट करें और हम मिनिमाइज़ करें इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, क्योंकि वो डैमेज कर रहा है ओजोन को, जिसकी वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर यहाँ पे होंगी तो ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पे फैलेंगी। एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट यहीं पे बताऊं कि आमतौर पर एक मिथ का लगाया जाता है, एक चीज़ का कहा जाता है कि जब इस वक्त आमतौर पर एक चीज़ ज़रूरी है, आपने जिस वक्त इक्लिप्सेस होते हैं ना, जिसको आप कश्मीर में ग्रहण कहते हैं, जिस वक्त सोलर इक्लिप्स होता है, तो उस वक्त आफ्ताब की तरफ या सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, यानी द सन शुड नॉट बी लुक्ड विथ नेकेड आई ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स, जिस वक्त सोलर इक्लिप्स हो। क्यों? बिकॉज उस वक्त जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो इंटर होती है हमारी आंखों में सन से, ठीक है ना, क्योंकि बीच में आर्ट जो होती है, तो देयर फोर नहीं होते उस वक्त, तो देयर फोर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वेव्स दे इंटर आवर आइज फ्रॉम द सन एंड दे काज टोटल ब्लाइंडनेस, दे मे काज, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंसान पूरा अंधा हो सकता है। चलो अच्छा, यूजेस क्या है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की? ये यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेंस के लिए, फूड स्टॉक को जब प्रिजर्व किया जाता है ना, तो प्रिजर्वेंस के लिए ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बम्बार्ड किया जाए। इसी तरह इसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर है उनको बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ की जाती है। वाई? बिकॉज ये रेडिएशन किल करती है बैक्टीरिया को, जर्म्स को, ठीक है ना। इसी तरह स्टरलाइजिंग के लिए यूज़ किया जाए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ किया जाता है, यानी बम्बार्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किया जाता है, तो उनसे मेडिकल इक्विपमेंट स्टरलाइज किए जाते हैं उससे। इसी तरह उनको इनविजिबल राइटिंग अगर हमने देखनी है, ठीक है ना, चूँकि पुराने ज़माने के अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो अगर हमने पढ़ने हैं तो कहते हैं इनविजिबल राइटिंग्स या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स को दिखाने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। आई सर्जरीज, उसके लिए भी मैं आपको कुछ टेक्निक कहते हैं उसको, अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज्ड इन लासिक, उसको कहते हैं लासिक, दैट्स लेजर असिस्टेड इंस्टू दैट केरोटोमोलिसिस, वे आई सर्जरी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स उनको फोकस किया जाता है एक नैरो बीम के हिसाब से आई पे, तो एक सर्जरी लासिक, याद रखना लासिक, अल्ट्रावायलेट लासिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट है उसके बाद विच इज़ ज़्यादातर दैट्स एक्सरेज, एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ये प्रोफेसर रोएंटजन में आपको भी ये भी बताऊंगा कौन सा स्पेक्ट्रम का पार्ट किसने डिस्कवर किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। लेकिन अलबत्ता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा भी है, रोएंटजन एक बंदा था 1895 में, उसने एक्चुअली उसने डिस्कवर किया था 1895 में। ना हम एक्सरे उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं बाय बम्बार्डिंग ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर विथ अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस पर आपने एक्सरे ट्यूब होता है उसी में उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एक तरफ एक मेटल प्लेट रखा जाता है जिसके पास हाई एटॉमिक नंबर होता है, उसको बम्बार्ड किया जाता है दिस इलेक्ट्रॉन से, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। तो जो इनकी जो वेव लेंथ है बेटा एक्सरेज की, ये वेरी होती है 10 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर, यानी बहुत कम वेव लेंथ होती है इनके पास, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज। दिस अप्रॉक्सीमेट आपको पीछे जो दिया गया है वैसा ही है। तो एक्सरेज को पेनेट्रेट हमारा जो गोश्त है ना, ह्यूमन फ्लश, उससे भी पेनेट्रेट करता है, क्योंकि जब हमारी कोई हड्डी वड्डी जब किसी की टूट जाती है तो फिर उससे कहता है एक्सरे निकाल के लाओ, तो एक्चुअली हुआ जब एक्सरे उस पर डाली जाती है तो वो फ्लश को पास करके उस हड्डी तक जाता है, ठीक है ना। मेटालिक ब्लॉक्स में भी कैविटीज़ देखने के लिए एक्सरेज यूज़ की जाती है। तो अलबत्ता इतना याद रखना, ये भी डैमेज करते हैं लिविंग टिश्यूज़ को ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना। तो देयर फोर ह्यूमन बॉडी शुड नॉट बी एक्सपोज टू एक्सरेज मच फ्रिक्वेंटली, जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त एक्चुअली बेटा मजबूरी जिस वक्त हो उस वक्त एक्सरे निकालना चाहिए, अदरवाइज दे आर वेरी डेंजरस, दे शुड बी अवॉइडेड।
ज़्यादा पीरियड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यूजेस मैंने आपको भी बताया, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, लोकेटिंग फॉर फ्रैक्चर लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह डिटेक्टिंग फॉरेन मटेरियल, कॉइन्स, ब्लड्स इन द बॉडी, ठीक है ना, यानी जो कुछ मटेरियल्स बॉडी में कहीं पर कॉइन चली जाती है, क्योंकि गोली किसी में लग जाती है, तो देर उनको डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह नया आज रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है बेटा, स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह कैंसर, ट्यूमर, तो उनको भी क्योर करने के लिए रेडियोथेरेपी यूज़ किया जाता है, और में एक्सरेज यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो मेडिकल डायग्नोसिस जो मेडिकल पोर्शन है वो एक्चुअली एक्सरेज को ज़्यादा कवर करता है। इस तरह इंजीनियरिंग में भी लोकेट क्रैक्स को लोकेट करने के लिए एयर बबल्स एंड फ्लॉज इन फिनिश्ड मेटलिक मटेरियल्स, उनमें भी यूज़ किया जाता है, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। गोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए, यानी जो डिटेक्टिव एजेंसीज होती है बेटा, वो एक्सरेज यूज़ करते हैं गोल्ड डिटेक्ट करने के लिए, या सिल्वर या डायमंड या अदर कॉन्ट्राबैंड गुड्स जो होते हैं उनको, जो किसी बैग्स में हो या किसी पर्सन के पास हो। आप तो पर जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो वहाँ पे एक्सरे स्कैन्स होते हैं आपके बैग्स के, बाकी चीज़ वो सारा यही कुछ फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस तरह लास्ट पे वन मोर थिंग इज गैमा रेज। दीज गामा रेडिएशन मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट एक एटम के। तो स्पेशली न्यूक्लियर, इनका ओरिजिन न्यूक्लियर ओरिजिन होता है बेटा इनका। तो देयरफॉर गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं रेडियो एक्टिव डिके। आमतौर पर रेडियो एक्टिव डिके जब होता है तो उस वक्त जब न्यूक्लियर टूट जाता है, तो उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो उस वक्त जो रेडिएशन इमिट होते हैं उनको गामा रेडिएशन कहते हैं। बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है गामा रेडिएशन की। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इनकी जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रम से लेके 10⁻⁻14 मीटर ऑलमोस्ट फर्मी तक चला जाता है, इतनी कम इनकी वेवलेंथ है। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इन्हीं रेडिएशन की है। इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट आपने देखी 3 × 10⁻18 से लेके 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें इनका जो पेनिट्रेशन पावर होता है ना, वो बहुत है, एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रेज का, ठीक है ना। अब यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो तो आप कीमोथेरेपी कहते हो बेटा, उसमें गामा रेज यूज़ की जाती है, ठीक है ना। कैंसर थेरेपी में आमतौर पर यही गामा रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अगर हमने कहीं पे एग्जामाइन करना है थिक मटेरियल स्ट्रक्चरल फ्लॉज में, तो थिक मटेरियल को एग्जामाइन करने के लिए भी गामा रेज यूज़ किए जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी, यानी फूड कहीं पे आपने प्रिजर्व करना तो उसके लिए भी गामा रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। और ये यूज़ किए जाते हैं कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर जानने के लिए भी गामा रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं। सो देयरफॉर दीज वर यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हम फिर से करेंगे, तो याद रखना बेटा, ये जो गामा रेडिएशंस है, गामा रेडिएशन एक्चुअली, चलो पहले चलो जो गामा रेडिएशंस है ना, विच मीन्स दे आर न्यूक्लियर रेडिएशंस, या हम कहेंगे जो एक्चुअली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है, इनको हेनरी बैक्यूरियल ने उनको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। इसी तरह एक्सरेज को प्रोफेसर रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था। इस तरह अल्ट्रा वायलेट रेज, रिटर उसका नाम था, रिटर था, उसने उनको डिस्कवर किया। और इसी तरह विजिबल और इंफ्रारेड, ये दोनों, इनको विलियम हर्शल ने, याद रखना, विजिबल और इंफ्रारेड को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। इसी तरह माइक्रोवेव्स को मार्कोनी ने, ग्यूग्लिमो मार्कोनी उसका नाम था। तो रेडियो वेव्स भी गिग्लिनो मार्कोनी माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स दोनों को गिग्लिनो मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। ये एक्चुअली डिस्कवर किसने कैसे किया, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स को डिटेक्शन के लिए डायोड्स वायोड्स की ज़रूरत पड़ती है उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये वो जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली दिस एंड इज योर यूनिट नंबर, कहाँ पे रखे थे वो क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5, दैट पेपर इज गॉन। नाउ लेट्स गो फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स, वाई। यानी ये कहता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, यानी जब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, यानी जब रेडियो सिग्नल सेंड की जाती है दूर दूर जगहों तक, तो देयरफॉर उसके लिए शॉर्ट वेव लेंथ्स यूज़ की जाती है। कहता है कि वाई शॉर्ट वेव लेंथ्स क्यों यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बेटा देखो, लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह चलो बाद में
एक्चुअली जब रेडियो वेव्स एक्चुअली जब जहाँ ट्रांसमीटर जो होता है जहाँ से इनको ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो जब एक्चुअली वो स्काई की तरफ इनको ट्रांसमिट करता है, तो बीच में जब वो एटमॉस्फेयर को पास करते हुए आयोनोस्फेयर पे पहुंच जाते हैं, तो वो आयोनोस्फेयर पे रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, तो देयर फोर वो रिसीविंग स्टेशन तक जहाँ उनको कैप्चर किया जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि लॉन्ग वेव डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यू शॉर्ट वेव बैंड्स, इट इज़ सो बिकॉज आयोनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द वेव्स इन दीज बैंड। यानी जो ये लॉन्ग जिस शॉर्ट वेव बैंड्स है, इन शॉर्ट वेव बैंड रेडिएशन उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है, इनको रिफ्लेक्ट करता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर जो हमारे पास शॉर्ट वेव बैंड्स है, ठीक है ना, तो शॉर्ट वेव बैंड्स वो मैंने आपको कल दिखाया था। शॉर्ट वेव बैंड ये हमारा शॉर्ट यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 54 मेगाहर्ट्ज तक की जो भी रेडिएशन है उनको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। तो यही शॉर्ट वेव्स एक्चुअली इनको कौन रिफ्लेक्ट करता है, आयोनोस्फेयर। तो दैट्स वाई लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यही शॉर्ट वेव्स तभी यूज़ कर जाती है जब, क्योंकि इनको जब आयोनोस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर की तरफ फेंक जाता है तो वहाँ पे आयोनोस्फेयर इनको रिफ्लेक्ट करता है, एंड दे आर इजीली कैप्चर्ड एट डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस रिसीविंग स्टेशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। लेकिन जिस वक्त टीवी ट्रांसमिशन होगा तो उस वक्त हमें लॉन्ग डिस्टेंस उस वक्त हमने सैटेलाइट्स यूज़ करनी पड़ती है। पहले वाले केस में लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन करना था, उस वक्त सिंपली शॉर्ट वेव बैंड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन जिस वक्त हमने टीवी ट्रांसमिशन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, तो उस वक्त हमें सैटेलाइट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। बिकॉज देखो ये जो होती है टीवी रेडिएशन, टीवी ट्रांसमिशन, अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था टीवी ट्रांसमिशन किन रेडिएशन, ये देखो टीवी ट्रांसमिशन के लिए कहाँ गया वो, टीवी ट्रांसमिशन के लिए 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज ये वाली रेट, तो विच मीन्स इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स ये एक्चुअली बेटा रिफ्लेक्ट नहीं होंगी फ्रॉम आयोनोस्फेयर। जो टेलीविजन सिग्नल्स उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फेयर, देयरफॉर इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रेडिएशन आयोनोस्फेयर को पार करके सैटेलाइट्स तक जाती है, बाद में वो उनको कैप्चर करके उसके पास एक रिसीवर होता है, रिसीव करके उनको फिर से ट्रांसमिट करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं तभी इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन फॉर टीवी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको बताऊँगा, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स वो जब बिल्ड किए जाते हैं तो बिल्ड किए जाते हैं ऑन द ग्राउंड, लेकिन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ सैटेलाइट्स में एक्चुअली एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ी जाती है वो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ के इर्द गिर्द, वो पॉसिबल उन्हीं में है। ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इस वजह से है कि जो ऑप्टिकल एंड रेडियो वेव्स वो पेनिट्रेट करते हैं एटमॉस्फेयर को, लेकिन एक्स रेज उनकी चूंकि वेवलेंथ बहुत कम है तो वो एब्जॉर्ब होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट्स वाई हम ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप के साथ काम कर सकते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी को हम सरफेस पे एक्सप्लेन नहीं करते। उसके लिए हमने क्या ऑर्बिटिंग, उसके लिए सैटेलाइट्स में जो एक्चुअली एटमॉस्फेयर के ऊपर है वहीं से एक्चुअली उनको हम कैप्चर करके वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वहीं से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इन फ्री स्पेस गिव इट्स एप्लीकेशंस। वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना, वेव लेंथ सी इज इक्वलेंट न्यू लिम्डा, ठीक है ना, ये आपके पास रिलेशन है। तो वेव लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लिम्डा इज इक्वलेंट सी बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास, ठीक है ना, दैट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 × 10⁻19 हर्ट्ज। सी आपको ऑलरेडी पता है वो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड है, यू विल गेट द वेव लेंथ, ठीक है ना, यू कैन डू इट इजीली।